नंदौ सच्छंद गई ऋमल पूरगारव महघो जडधिपटि रुद्ध पसरो सुकैण सरसई पवहो। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। एक मास लगभग पूर्ण होने वाला है और हम लोग चतुर्दश अर्थात 14वीं कक्षा को करने जा रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं कि इससे पूर्व हमने स्वर वर्ण परिवर्तन पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। तदनंतर व्यंजन वर्ण परिवर्तन के अंतर्गत व्यंजन वर्णों का जिन व्यंजन वर्णों का लोप होता है सामान्य परिवर्तन में, उनको जान लिया है। एवं सामान्य परिवर्तन के अंतर्गत जिन वर्णों का हकार रूप परिवर्तन होता है उनको भी जान लिया है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण थे जिनका लोप और हकार होता है, ये एक बार आप स्मरण करें तो वो है क ग च ज त द प य व, ये लोप वाले हो गए। हकार वाले हैं ख घ थ ध भ और फ। ठीक है, तो इतने परिवर्तनों को हमने जान लिया है। फिर जब हमने देखा कि इनमें छूट कौन से रहे, कौन से वर्णों का परिवर्तन अभी जो एक क्रम बनाया हमने उसमें से कौन से छूट रहे, तो हमने देखा था छ और झ, ट ठ ड ढ, ये चारों छूट रहे हैं। तो और ब, तो इनका परिवर्तन क्या होता है, तो इनमें से हमने पहले टवर्ग को लिया था कि टवर्ग में ट और ड का परिवर्तन क्या होता है ये जाना था। ट के परिवर्तन क्या होते हैं, तो ट के परिवर्तन में हमने देखा था कि ट ड बन जाता है यदि असंयुक्त अनादि हो तो। अनादि असंयुक्त ट को ड हो जाता है। तदनंतर हमने जाना था कि ड का किस रूप में परिवर्तन होता है, तो ड ल बन जाता है जब वो असंयुक्त अनादव हो तो, अर्थात आदि में और असंयुक्त न, आदि में और संयुक्त न हो तो वो ड बन जाता है। इतनी बातें हमने जान ली थी। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। इतनी बात सबको स्पष्ट है ना? किन्होंने अभी सोच पाया क्या कि छ और झ का परिवर्तन क्यों नहीं होता, या उनको ह क्यों नहीं होता? कोई ऐसे हैं जो इसका उत्तर देख पाए या समझ पाए, किसी से पूछ पाए? ऐसे हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि आज हम उसे पढ़ने जाएंगे। प्रारंभ में हम उनका उत्तर ले सकते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हमने सोच लिया है कि आप ही बताएंगे, हम क्यों देखें, हम क्यों प्रयत्न करें। कोई बात नहीं, तो हम लोग आ जाते हैं आज के पाठ पर। एक निमिष। हम्म, तो आज 14वां लेक्चर है ना, यहाँ 13 लिखा है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको सही कर दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे। जी, तो आप लोगों ने देखा नहीं कि कैसे क्यों छ और झ का परिवर्तन ह में नहीं हुआ है और छ और ढ का परिवर्तन ह में नहीं हुआ है। बाकी का तो ह में हुआ, इनका ह में क्यों नहीं हुआ ये आप लोगों ने नहीं देखा। कोई नहीं, हम देखेंगे। तो पहले हमने जैसे टवर्ग में ट ड का लोप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जाना ट का ड में परिवर्तन हो जाता है और ड का ल में, इनका लोप नहीं होता है। वैसे ही ठ और ढ का ह क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जिसमें पहला हम लेते हैं ठ। तो ठ का क्या परिवर्तन हो सकता है, आप लोगों के अभ्यास में आया होगा कहीं ना कहीं साहित्य में। तो ठ वर्ण के परिवर्तन को यदि आप देखें तो अनादि असंयुक्त ठकार ढ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अनादि असंयुक्त ठ ढ बन जाता है। प्राकृत में अनादि असंयुक्त ठकार ढकार रूप में परिवर्तित हो जाता है, ढ बन जाता है, ठ ढ बन जाता है। जैसे हमने जाना था अनादि असंयुक्त ट ड बनता है, अनादि असंयुक्त ड ल बनता है,
अनादि असंयुक्त ख ह बनता है, वैसे ही अनादि असंयुक्त ठ ढ बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, शब्द है हमारे पास मठ। मठ, मठ शब्द तो सुना होगा आप सबने। मठ, मठ, मठा, मठा का क्या होगा? इसमें अनादि संयुक्त ठ है क्या? है। उसको वर्तमान नियम से क्या हो जाएगा? ढ में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मढ़। और ढ के बाद विसर्ग है वो क्या होगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा रूप? मढ़ो, मठा, मढ़ो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अनादि असंयुक्त ठ प्राकृत में ढ में परिवर्तित हो जाता है। अनादि असंयुक्त ठ ढ बन जाता है। स्पष्ट है ना इतनी बात? तो अनादि असंयुक्त ठकार ध रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, सठ। सठ मतलब दुष्ट अर्थ में होता है। तो सठ, 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 सठा में भी ठ है ना, तो इसमें क्या होगा? ये ठ भी ठ में परिवर्तित हो जाएगा और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और प्रारंभ में कैसा श है? तालव्य श। वो प्राकृत में होता है क्या? नहीं होता। तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? दंत स। तो हो जाएगा सढ़ो। मठ, मढ़ो, सठ, सढ़ो। तो अनादि असंयुक्त ठकार ढ में परिवर्तित हो गया। जैसे मठा में ठ ढ में परिवर्तित हुआ तो मठो, सठा में ठ ढ में परिवर्तित हुआ तो सढ़ो। ऐसे ही है पठती। पठती ये क्रिया रूप है संस्कृत का, जिसका मीनिंग क्या होता है? पढ़ता है, वर्तमान काल। ठीक है, पढ़ता है। अब पढ़ता है पूरे पठती में देखिए कितने वर्ण हैं? प में अ, ठ में अ, त में ई। कितने हो जाएंगे? 6 ना। प अ 2, ठ अ 4, त ई 6। ये 6 वर्ण हैं। इनमें अनादि असंयुक्त ठकार है क्या? है, क्योंकि आदि में तो प है। और ये जो इनमें कोई भी वर्ण किसी अन्य व्यंजन वर्णों से संयुक्त नहीं है, सबके मध्य में स्वर है। तो अनादि असंयुक्त ठ मिल गया। उसको इस नियम से क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ती, पढ़ती। अब पढ़ती है। फिर आप लोगों ने जो पहला नियम पढ़ा था क्या? अनादि असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व। यदि ये वर्ण हो तो इनका लोप हो जाता है। उस नियम से क्या होगा? पठती में त का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पढ़ ई। रूप क्या बनेगा? पढ़ई। और पढ़ई से ही वर्तमान में हम पढ़ रहा है, पढ़ना, पढ़ता है इत्यादि हम बोलते हैं। क्योंकि संस्कृत में तो पठती होता है, पढ़ती नहीं होता। पढ़ती किसका रूप है? प्राकृत का रूप है। प्राकृत में ठ को ढ हो जाता है। तो जैसे मठ, मढ़ो बना, वैसे सठ, सढ़ो, और पढ़ती, पढ़ई। स्पष्ट है? एक और उदाहरण देख लेते हैं। कुठार। कुठार बोलते हैं जिससे हम किसी वस्तु को काट सके। वो काटने वाला एक यंत्र विशेष होता है ना, उसको कुठार बोलते हैं। तो कुठार, कुठारा में भी ठ है क्या? है। उस ठ को वर्तमान नियम से क्या होगा? आप देख लीजिए, अनादि संयुक्त है, बिल्कुल है। तो वर्तमान नियम से उसको हो गया अनादि असंयुक्त ठ को ढ में उसका भी परिवर्तन हो गया। तो क्या हो जाएगा? कुढ़ारह। कुढ़ारा हो जाएगा ना। तो कुढ़ारह। अब रह के बाद विसर्ग, वो क्या हो जाएगा? विसर्ग वाले नियम से अकारांत शब्द के बाद विसर्ग है तो उसका ओ हो जाता है। तो ओ हो जाएगा तो हो जाएगा कुढ़ारो। स्पष्ट है? कुठारह, कुढ़ारो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिख के भी दिखा देता हूँ ये नियम, ताकि और स्पष्ट हो जाए। हम लोग पठती को लिख लेते हैं। सबसे कठिन 2-3 परिवर्तन उसी में थे, बाकी तो आप जानते ही हैं जी। तो यहाँ हम आ गए प थ ती। ये है। वर्ण विच्छेद करेंगे क्या होगा? प अ थ अ, फिर त और ई। अब नीचे आते हैं, हम इसको समझते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ। प जैसा है वैसा है, अ भी वैसा ही है। थ जो था वो ढ में परिवर्तित हो गया, फिर अ भी यथावत है। अब यहाँ जो त था
उसका लोप हो गया, ठीक है, त का लोप हो गया। फिर आगे क्या है, ई, तो पठति क्या बन गया, पढ़ ई, ये त का लोप हो गया, तो मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प ढ ई, ये रूप बनेगा ना, पठति पढ़ई। ऐसे कुठारह भी जो था क्या था, कुठारह, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हुआ, क उ ठ आ, और रह, रह था, र में अब एक साथ मैंने लिख दिया और ये रो हो गया। इधर जो ठ था वो ढ में परिवर्तित हो गया, और मिला के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब कु ढा रो। स्पष्ट है। तो प्राकृत में अनादि असंयुक्त ठ ढ बन जाता है, ठीक है। अब आगे, यहां तक बात स्पष्ट हो गई, हमने जान लिया कि ट वर्ग में ट ड बन जाता है, ठीक है, ड ल बन जाता है, और ठ ढ बन जाता है। अब बचा कौन सा, ढ, ढ का परिवर्तन क्या होता है प्राकृत में, बताइए, सोच सकते हैं क्या ढ का परिवर्तन क्या होता है। तो आप याद रख लीजिए, ढ, छ और झ, ये तीन वर्ण प्रायः असंयुक्त रूप में मध्य में आते ही नहीं है। ये मैं आपको वहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, उसकी स्लाइड भी है, अभी आगे मिलेगी आपको। ये जो है ना, ये तो हो गया। अब बचा कौन सा वर्ण, हमने ट कर लिया, ट, ठ कर लिया और ड कर लिया, बचा कौन सा, तो ढ बचा। और उधर चौथा झ में कौन सा बचा है, छ और झ। तो ये तीनों वर्णों का कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इन वर्णों का कोई परिवर्तन, यथावत रहते हैं। क्यों नहीं होता, इसके पीछे कारण है कि ये अनादि असंयुक्त रूप में मध्य में आते ही नहीं है। संस्कृत में भी इसके बहुत कम ही उदाहरण होंगे जहां पर ये अनादि असंयुक्त रूप में आए हों, छ बीच में हो और वो संयुक्त ना हो, ऐसे कम उदाहरण मिलेंगे। तो जो इनका अधिक उदाहरण ही नहीं मिलता, और प्राकृत में अनादि या संयुक्त रूप में मध्य में आते ही नहीं, इसलिए इनका कोई परिवर्तन नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे स्लाइड में भी इसकी बात आएगी। तो सामान्य रूप से आपने जाना कि ठ, छ, झ, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी हमने सीख लिया किन किन वर्णों का परिवर्तन, क का जान लिया, ख का भी, ग का भी, और घ का भी। जाना किसका नहीं है, तो ग का, ठीक है। ऐसे ही हमने च का जान लिया, ज का जान लिया, और ये जो छ और झ थे, इनके परिवर्तन होते ही नहीं, क्योंकि ये मिलते ही नहीं शब्दों में मध्य में प्रायः, ठीक है। य का हम नहीं जानते, उसको अभी जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने ट जान लिया, ठ जान लिया और ड जान लिया। इसका भी परिवर्तन होता नहीं, क्योंकि ये भी मिलता नहीं है। अभी ण का हम जानेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने त का जान लिया, थ का भी जानते हैं हम, द का भी जानते हैं और ध का भी जानते हैं। न का अभी सीखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने प का जान लिया, फ का भी, और भ का भी, ब का भी हमें सीखना है, क्योंकि क ग च ज त द प य वाम में ब नहीं था। और म को हम अभी जानेंगे, सारे पंचम वर्णों को एक साथ जानेंगे। उससे पहले हमने प्राप्त नहीं होते, ये दो वर्ण प्राप्त नहीं होते मध्य में, इसलिए इनका कोई परिवर्तन नहीं होता, छ, झ और ढ। ये पंचम वर्णों का परिवर्तन अभी हमें जानना है। बचा केवल है ये ब। और कौन सा बचा है, तो इधर हमने य का लोप जाना था, व का लोप जाना था, बच्चा इधर क्या क्या, र, ल और श, श, स, ये तीन बचे ना, और ह भी। इतने के और परिवर्तन हमें जानना है, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है। तब हम आते हैं इसके आगे पढ़ने, जिन जिनका परिवर्तन हम नहीं जाने हैं उनको जानने। तो सबसे पहले उसमें आता है ब। ब का परिवर्तन क्या होता है और क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्राकृत में अनादि असंयुक्त बकार को क्या होता है, वकार हो जाता था, ब व बन जाता है। ये प्राकृत में नहीं, ये संस्कृत में भी है। ब और व में अभेद है, अर्थात ब के जगह व कहना और व के जगह ब कहने की परंपरा
प्रारंभ से रही है। संभवतः हो सकता है प्राकृत भाषा के कारण ही संस्कृत में आया हो और अन्य भारतीय भाषाओं में आया हो, लेकिन ये ब व कहना, ब को व कहना, व को ब कहना संस्कृत में भी है और प्राकृत में भी बहुत है। ब के जगह व और व के जगह ब। तो हेमचंद्राचार्य या अन्य व्याकरण बताते हैं कि प्राकृत संस्कृत में जहां ब है उसके जगह प्राकृत में क्या हो जाता है, व हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, संस्कृत में ब, प्राकृत में व। उदाहरण है सबलह, सबलह है। अब सबलह में क्या है, ब है, क्या है, अनादि संयुक्त है तो उसका इस वर्तमान नियम से क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो जाए स व लह। जो प्रारंभ में श है वो तालव्य श है, वो प्राकृत में होता नहीं, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दंत स में। तो स व लह, और अंत में जो विसर्ग है वो हो जाएगा, तो बन जाएगा सबलो, सबलह, सबलो। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, अलाबुहु। अलाबु ये उदाहरण पहले भी आपने देखा है, याद है कि आपको किस संदर्भ में देखा था, चेतना जी कह रही कि याद है। हाँ, सुंदर। तो अलाबु का एक संदर्भ हमने देखा था जहां अ का लोप हो जा रहा था, लाबू बन रहा था, तो वहां पे आप ध्यान दोगे तो वहां पे ब व में भी परिवर्तन लिखा हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पे अलाबू में जो ब है वो भी व में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि अनादि और असंयुक्त है। तो अलाबू का अलावुह भी बनता है, लावुह भी बनता है, अ के साथ वाला भी रूप बनता है और अ के बिना वाला भी, लेकिन ब को व हो जाता है। तो प्राकृत में अनादि असंयुक्त बकार का अर्थात ब का व हो जाता है। इस प्रकार हमने ब का परिवर्तन भी जान लिया है। ब का परिवर्तन किसमें होगा, व में। आपको बहुत बार साहित्य में मिलेगा कि ब के जगह व और व के जगह ब। इसके कई कारण, एक तो बोलने में सुविधा होती है, दूसरा लिपि दोष के कारण भी ये हो जाता है। आप ध्यान दो, तो ब और व एक जैसे लिखे जाते हैं ना, बिल्कुल, केवल ब में एक बीच में टंडी होती है, वो ना हो तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो जब आप कभी कभी लिखते हैं और जल्दी में लिखने के चक्कर में वो बीच में डंडी ना लगाएं, तो वो वह हो जाएगा। वह लिखने जा रहे थे लेकिन बीच में आपने डंडी नहीं लगाई तो वह हो गया। तो ऐसे ही जब लेखक, जब पांडुलिपियां लिखी जाती थी और लिपिकार असावधानी के कारण वो डंडी छोड़ देते थे, तो बाद में जो पढ़ने वाला है उसे वह ही समझता था, इसलिए वह और ब दोनों बोलने लगे। एक ही शब्द के लिए संस्कृत में एक ही शब्द को ब से भी बोलते हैं, जो मीनिंग उसका होता है व के साथ भी वही मीनिंग होता है। अर्थात एक अर्थ में मान लीजिए कोई एक शब्द है वामन, तो वामन बामन दोनों का एक ही मीनिंग होगा और दोनों व ब दोनों यूज होते हैं। वैसे ही प्राकृत में भी व ब दोनों प्रयोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ब के जगह व प्राकृत में प्रयोग होता है। तो अभी हमने जाना कि अनादि असंयुक्त ब का व हो जाता है। आप हिंदी में भी देखिए बोलते हैं ना, वामन को बामन, बाभन इत्यादि बोलते हैं, और भी कोई सब, बाम को वाम बोल देते हैं लोग, या वाम को बाम बोल देते हैं इत्यादि। अभी वर्तमान में भी हम ब को व या व को ब प्रायः बोलते रहते हैं। तो प्राकृत की विशेषता है कि ब वहां पर व में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी हमने जाना कि छ, झ और ढ का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठ का ढ में परिवर्तन होता है और ब का व में परिवर्तन होता है। ये पूरे हो गए। अब इसके बाद आते हैं, अब शेष कौन सा बचा है, वही जो मैं आपको बता रहा था कि अनादि असंयुक्त छ, झ और ढ का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्या है नहीं होने के पीछे, अनादि असंयुक्त छ, झ, ढ का कोई परिवर्तन नहीं होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि अनादि असंयुक्त छ, झ और ढ प्रायः मिलते ही नहीं, अर्थात ऐसे शब्द ही नहीं मिलते जिसके अनादि, जिसमें अनादि असंयुक्त छ, झ और ढ हो। जब वो होते नहीं तो उनके परिवर्तन की चर्चा कैसी, उनका परिवर्तन किया क्यों जाएगा। ठीक है, बात स्पष्ट है इतनी। तो अनादि असंयुक्त छ, झ, ढ का कोई परिवर्तन नहीं, ठ का ढ रूप परिवर्तन और ब का व रूप परिवर्तन, इतनी बात हमने जान ली। अब इससे आगे चलते हैं। अब आता है अनादि असंयुक्त न का परिवर्तन। अब आप शुरू से क्रम से देखेंगे, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, तो हमने सभी चारों वर्णों के बारे में जान लिया है, केवल पंचम वर्ण बाकी है। क ख ग घ भी जान लिया, च छ ज झ को जान लिया,
थ द ध को जान लिया, ट ठ ड ढ को जान लिया, और प फ ब फ को जान लिया। अब पंचम वर्ण बाकी है। तो पंचम वर्ण में जो स्टार्टिंग के तीन है उनके बारे में अभी हम जानेंगे। म ही रहता है, न अण अण ही रहता है प्राकृत में। न का परिवर्तन होता है। वो न का किस रूप में परिवर्तन होता है, तो कह रहे हैं अनादि असंयुक्त नकार का णकार रूप परिवर्तन। यदि अनादि में असंयुक्त में न हो, असंयुक्त न हो, तो वो ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। परिवर्तन किसका होगा? न का। किस रूप में? ण रूप में। उदाहरण है कनकम। ठीक है, उदाहरण है कनकम। अब देखिए कनकम में न है क्या? है। अनादि असंयुक्त है? बिल्कुल है। अनादि असंयुक्त न हमें मिल गया। उस न को वर्तमान नियम से क्या हो जाएगा? ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो न क्या बन गया? ण। तो क्या हो जाएगा? कण कम। कण कम हुआ ना। अब और कौन कौन से नियम लेंगे आप खुद से सोचिए। तो कण कम हो गया, तो इसके बाद हमारा नियम लगेगा पहला नियम जो हमने पहली बार पढ़ा था कि अनादि असंयुक्त क ग च ज त द प य व का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे है क्या कोई ऐसा? क है जो अनादि और असंयुक्त है, तो उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? कण अम। और अंतिम में म हलंत हो तो उसका क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो रूप क्या बन जाएगा? कण अम। ठीक है, कनकम कड़म। स्पष्ट है? अनादि असंयुक्त न का ण हो जाता है। एक और शब्द देख लीजिए, मदन। मदन शब्द है ना, मदना में न है क्या? है। अनादि असंयुक्त है? बिल्कुल है। उसको इस वर्तमान नियम से क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मद ण। अब विसर्ग है ण के बाद तो वो हो जाएगा, तो हो जाएगा मद णो। और फिर से वही नियम क ग च ज वाला, अनादि असंयुक्त द का भी लोप होता है, तो द का लोप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? म अड़ो। मदन म अड़ो। एक निमेष। हाँ, मदन म अड़ो, कनकम कड़म। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, नयनम। नयनम क्या होगा? आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं क्या कोई? नयनम क्या होगा? बिना बोले आप चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं। नैनम का क्या होगा प्राकृत में? मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स, कोई भेज सकते हैं क्या? संभवतः सबको दिक्कत होगी टाइप करने में, कोई नहीं। तो हम आप ये ऐसे ही देख लेते हैं। नयनम क्या बन जाएगा? नयनम न शुरू में भी है, बीच में भी है। वर्तमान नियम से उसको क्या होगा? बीच वाले न को न हो जाएगा। अनीस राघवन जी ने भेजा है, बिल्कुल सही भेजा आपने। तो नयनम में जो द्वितीय न है वो अनादि असंयुक्त न है, तो उस न को ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नयणम। और पहले न को ण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अनादि असंयुक्त नहीं है। और बीच में जो य है उसका लोप हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जो हमने पहला रूल पढ़ा है, क ग च ज त द प य वाम। य को भी हमने देखा था ना, य का भी लोप हो जाता है यदि वो अनादि असंयुक्त हो। तो हो जाएगा क्या? न अणम। नयनम क्या हो जाएगा? न अणम। ठीक है, आप लोग साहित्य में पढ़े होंगे तो नयनम न य णम भी मिला होगा, य के साथ भी वो अ य बन जाता है। उसके बारे में हम भी सीखेंगे। आपको य के साथ भी मिला होगा नयनम, नयणम। तो न अणम। अब मदना भी मयण भी, मयणो करके भी मिलता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। सामान्य रूप से यहाँ पे आपने जाना दो, इन तीनों उदाहरणों में ये वाला नियम भी और पहला नियम भी दोनों लगे हैं। कनकम में इस नियम से न कोड़ा हो गया, और जो पहला नियम है क ग च ज वाला, उससे क का लोप हो गया। मदना में इस नियम से न कोड़ा हुआ, और क ग च ज वाले नियम से द का लोप हो गया। नैनम में भी इस नियम से अनादि असंयुक्त नकार को णकार होता है, इस नियम से न को ण हुआ, और क ग च ज से य का लोप हो गया। तो ये दोनों रूल एक साथ अप्लाई हो रहे थे। फिर वैसा ही उदाहरण है वचनम। वचनम में भी ना है क्या? है। अनादि असंयुक्त है? बिल्कुल है। तो उस न को क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वचनम।
ड़म, व च ड़म। अब च का भी लोप हो जाएगा ना, पहले नियम से क ग च ज च उसमें आता है, तो उसका लोप कर दिए तो हो जाएगा व अ ड़म, व अ ड़म। तो ये इन सभी उदाहरणों में जो वर्तमान नियम है न कोड़ा होने वाला वो भी अप्लाई हुआ, और पहला नियम भी अप्लाई हुआ जिसमें मध्यवर्ती है क ग च ज त द का लोप हो रहा था। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण में हमने विसर्ग को ओ किया और बाकी सभी उदाहरणों में अंतिम मकार को अनुस्वार किया है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अनादि असंयुक्त नकार को अनादि असंयुक्त न को ण हो जाता है। विनोद जी आपका प्रश्न हम लास्ट में लेंगे। तो यहां तक हमने अनादि असंयुक्त न को ण रूप परिवर्तन देख लिया। कोमल जी आपका भी प्रश्न लास्ट में लेंगे। तो अनादि असंयुक्त नकार को णकार हो जाता है, ये हमने जान लिया। अब आदि में जो न है उनका क्या होता है, तो उनके लिए और एक विशेष नियम है, उसको भी हम देख लेते हैं कि यदि असंयुक्त अर्थात किसी के साथ जिसका संयोग ना हो ऐसा नकार, ऐसा न आदि में है, तो उसको विकल्प से णकार होता है। विकल्प से मतलब एक बार होता है और एक बार नहीं होता है, दोनों रूप हो सकता है, न भी हो सकता है न भी हो सकता है। ठीक है, यदि आदि असंयुक्त नकार का विकल्प से णकार होता है, शब्द के आदि में यदि असंयुक्त न है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं न है, तो उस न को ण विकल्प से होता है। उदाहरण देख लेते हैं। नरह, नरह मतलब मनुष्य मात्र, व्यक्ति मात्र, तो नरह है। पुरुष वर्ग मात्र, तो नरह मतलब नरह का इसमें न है ना, न है। जो पिछला नियम पढ़ा था वो नियम क्या कहता है, अनादि संयुक्त न कोड़ा होता है, उस नियम से इस न को ड़ नहीं हो सकता। लेकिन जो अभी वर्तमान नियम हम पढ़ रहे हैं कि आदि असंयुक्त न को भी ड़ होता है, लेकिन विकल्प से, उस नियम से इस न को ड़ हो गया तो हो जाएगा नरो, और विसर्ग ओ बन गया तो नरह नरो। और इसको हम नरो भी बोल सकते हैं, नरह को नरो भी और नरो भी। देखिए इसी नियम के कारण आप लोग, या ऐसे ही व्यवहार के कारण आप लोग जब नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, कुछ संप्रदाय में या कुछ लोग न बोलते हैं, कुछ लोग न बोलते हैं। इसके पीछे संप्रदाय तो बाद में कारण होगा, ये सहज प्रवृत्ति है। किसी को न बोलना इजी लगता है और किसी को न बोलना। आप किसी बालक को बचपन से न सिखाइए ना, तो न बोलने लगेगा। आप न सिखाइए, वो न बोलेगा। अपने ही परिवार में देख लीजिए, आप नमोकार मंत्र से न से सिखाइए तो गलती करते हुए न बोलेगा, और आप न से सिखाइए नमो अरिहंताणम तो वो न बोलेगा। ये सब स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसी कारण से ये दोनों रूप प्रसिद्ध हो गए, न के साथ भी और ण के साथ भी। तो आचार्य हेमचंद्राचार्य कहते हैं कि आदि में न है तो न के साथ भी बोल सकते हैं और न के साथ भी। तो न रहा नरो हो गया। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए। नदी, नदी में क्या होगा, आदि न को यदि हम न कर दिए तो हो जाएगा नदी। और परिवर्तन क्या होगा, द अनादि संयुक्त है क्या, बिल्कुल है, तो द का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नई, नदी हो जाएगा नई। और यदि न कोड़ा नहीं करेंगे, विकल्प हो जाएगा, अर्थात जब नहीं होगा न कोड़ा तो नई, नदी के दो रूप हो जाएंगे, नई और नई। नरह के भी दो रूप होंगे, नरो और नरो। ऐसे ही नयति, नयति एक क्रिया रूप है जिसका मीनिंग होता है ले जाता है। नयति मतलब कुछ वस्तु को लेके जा रहा है तो कहते हैं नयति। तो नयति में क्या होगा, अब बताइए। आदि में न है, उसको हमने ण कर दिया तो हो जाएगा ण या ती। और यहाँ पे एक विशेष नियम से, वो हम बाद में जानेंगे, यह ही ए में परिवर्तित हो जाता है। तो न तो ण बन गया और ने हो गया, और ती जो था वो भी अनादि संयुक्त है, तो त का लोप हो गया तो हो गया णेई। नयति को प्राकृत में क्या बोलते हैं, णेई। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। हाँ, तो न रहा नरो, नदी, णई, नयति, णेई। ये आदि वाले जो वर्ण हैं, इनको आदि में यदि नकार है तो इनको विकल्प से नकार हुआ। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने जाना कि
प्राकृत में न को ण हो जाता है। यदि वो असंयुक्त और अनादि है तो हमेशा न को ण हो जाता है, और ये असंयुक्त आदि में है तो उसको विकल्प से ण को न को ण होता है। ठीक है, अब आगे। अब आप लोग प्रारंभ में, अब अभी तक हमने असंयुक्त अनादि वाले सारे परिवर्तन देख लिए, असंयुक्त अनादि। अब आदि में जो असंयुक्त है उनके बारे में जाना है। जैसे जस्ट पहले वाले को हमने जाना कि आदि में है न और असंयुक्त है तो उसको ण विकल्प से होता है। तो और जो आदि में है वर्ण और असंयुक्त है उनके परिवर्तन क्या होते हैं उसको हम जानने जा रहे हैं। ठीक है, असंयुक्त अनादि में यदि क ग च ज त द प य व है तो लोप हो जाता है। असंयुक्त अनादि में यदि ख ग थ द भ और फ है तो उसको ह हो जाता है। असंयुक्त अनादि में यदि ट है तो ड होता है। असंयुक्त अनादि में यदि ड है तो उससे ल होता है। असंयुक्त अनादि में यदि न है तो उसको ण हो जाता है, और असंयुक्त अनादि में ब है तो उसको व हो जाता है। इस प्रकार हमने असंयुक्त अनादि के सारे परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन जान लिए। विशेष अभी हम जानेंगे, सामान्य परिवर्तन जान लिए। अब हम असंयुक्त आदि, आदि में हो और असंयुक्त हो तो उसका क्या परिवर्तन होता है, ऐसे एक दो ही वर्ण है उनको जानने जा रहे हैं। जिसमें से एक न को हमने जान लिया कि उसको न विकल्प से होता है। अगला आता है य। असंयुक्त आदि यकार को जकार रूप परिवर्तन, अर्थात आदि य को ज हो जाता है। यदि वो असंयुक्त है और आदि में है तो ज बन जाता है। जैसे यदि मध्य में था तो क्या होता था, य को लोप हो जाता था। असंयुक्त अनादि य को य का लोप होता है और असंयुक्त आदि य का ज होता है, यह ज में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो गया, यह ही ज में परिवर्तित होगा। तो संस्कृत का शब्द है यशः, यशः का क्या हो जाएगा आप बताइए। यशः में य को कर दिया वर्तमान नियम से ज, और दूसरा जो स है वो स होता नहीं तो स बन गया, तो जसः, और विसर्ग का ओ हो जाएगा तो हो जाएगा जसो। यशः जसो बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो आदि में य है वो असंयुक्त है और असंयुक्त य को ज हो जाता है, और श जो प्राकृत में होता नहीं तो कहीं भी रहे उसको दंत स हो जाता है, तो जशा यशा जसो बन गया। ऐसे ही यमः, यमः क्या बन जाएगा, जमो। वर्तमान में भोजपुरी में यम को जम ही कहते हैं, क्योंकि यमः यह ज बन गया और मह के जो विसर्ग वो बन गया जमो, प्राकृत में जमो होता है और भोजपुरी में वर्तमान में जम ही कहते हैं। अन्य भी भारतीय भाषाओं में जम कहा जाता होगा, आधुनिक भारतीय भाषाओं में। तो यमः जमो, यशः जसो। यज्ञ एक शब्द है ना, यज्ञ, तो यज्ञ में भी यह है शुरू में। उस यज्ञ को, य को भोजपुरी में ज बोलते हैं तो जग बोलते हैं, यज्ञ को जग। ये पूरा प्राकृत का ही नियम घटित होता है कि आदि में यदि यह है तो ज बोलेंगे। ऐसे एक शब्द है याति, याति का क्या हो जाएगा आप बताइए, याति का क्या होगा, यह ज में परिवर्तित हो जाएगा जा, और त का लोप कर देंगे तो हो जाएगा जाई। यशः जसो, यमः जमो, याति जाई। स्पष्ट है इतना। एक और शब्द दे देते हैं यक्षः, यक्ष में भी यह आदि में है, उसको वर्तमान नियम से क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। आदि में भी है और असंयुक्त भी है, दोनों कंडीशन होना चाहिए, किसी से उसका संयोग भी नहीं होना चाहिए और आदि में भी होना चाहिए। तो ये जितने हम उदाहरण देखे सब असंयुक्त है और आदि में है, इसलिए इनको ज हो गया, तो यक्ष हो जाएगा जखो। छ क ख में कैसे बदला है अभी हम सीखेंगे। विसर्ग ओ हो गया है या ज बन गया है, तो यक्ष जखो याति जाई यमः जमो यशः जसो। स्पष्ट है इतना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अनादि असंयुक्त यकार के परिवर्तन हमने जान लिया। अब क्रम से देखिए, हमने क से लेके म तक के सभी परिवर्तन जान लिए, केवल पंचम वर्णों को छोड़ करके। पंचम वर्णों में भी जो असंयुक्त अनादि परिवर्तन जो होता है न का, उसको जान लिया। जो ण य और ग का जो है वो अकेले परिवर्तन उनका कुछ होता ही नहीं, वो संयुक्त में ही उनका परिवर्तन होता है, इसलिए उनको हम अभी जानेंगे। असंयुक्त य का भी परिवर्तन जान लिया। अब य के बाद क्या आता है, य र ल व, तो र का परिवर्तन क्या क्या होता है।
तो असंयुक्त रेफ का लकार रूप परिवर्तन, असंयुक्त र का लकार रूप परिवर्तन। अब इसमें देखिए, इस नियम में आदि अनादि नहीं लिखा है। आदि में हो, अनादि में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो, उस र का ल में परिवर्तन होता है। ये पर्टिकुलर कुछ शब्दों में होता है। इसके लिए ग्रुप, शब्दों का ग्रुप है जिसको हेमचंद्राचार्य हरिद्रादि शब्द कहते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें र को ल हो जाता है। और ये र ल का कॉन्सेप्ट भी वैदिक संस्कृत में भी है। वेदों में भी र के जगह ल और ल के जगह र। और वर्तमान में यदि कोई बालक छोटा बोल रहा हो तो आप ध्यान देंगे, वो र के जगह ल और ल के जगह र बोलता है। ये प्रवृत्ति सामान्य होती है। ठीक है, तो उदाहरण हम देखने जा रहे हैं र को ल होने के लिए। उदाहरण है चरण, चरण है, इसमें र है, वो असंयुक्त है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो च ल ळ हो जाएगा। और अंतिम में जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो क्या हो जाएगा, चल णो, चरण चल णो। प्राकृत में चरण को चलणो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि क्योंकि असंयुक्त र ल में परिवर्तित हो गया और अंतिम विसर्ग ओ में, तो जो हो गया चलणो। और उदाहरण देखिए, हरिद्रा, हरिद्रा में र है क्या है, कितने र है, दो र है, एक री और एक द्रा, द में र। तो दोनों को ल होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहा है असंयुक्त र होना चाहिए। द में जो र है वो तो संयुक्त र है। इसको मैं लिख के दिखा देता हूं, आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। पहले आप इसको जान लीजिए, बनेगा क्या, हलिदा। ये बात आपके लिए ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी अगर मैं लिख देता हूं तो। हरिद्रा है ना। अब इसको, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, क्या हो जाएगा, ह अ र ई द र आ। ये है ना वर्ण परिवर्तन, वर्ण विच्छेद। तो एक र तो यहां पर है और एक र है यहां पर। तो हमने नियम क्या पढ़ा, असंयुक्त र को ल होता है। तो ये जो र है ये तो असंयुक्त है, क्योंकि इसके आगे भी स्वर है और पीछे भी स्वर है। तो ये किसी भी व्यंजन से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो ये र है, ये असंयुक्त र नहीं है, ये द से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस र को ल नहीं होगा, केवल इसी र को ल होगा। तो क्या हो जाएगा, ह यथावत है, और फिर इस र को हो गया ल, आगे ई है ही, फिर द जो है वो द है ही, ये जो र है द में कन्वर्ट हो गया है, अथवा र गायब हो गया, द डबल हो गया, ये हम सीखेंगे इस बारे में। और फिर आ है। अब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हरि, सॉरी, हली डबल द हलिदा, हरिद्रा हलिद्दा हो जाएगा। और हलिद्दा ही बाद में हल्दी या हल्दा इत्यादि बन गया। क्यों, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, हरिद्रा। तो ये देखिए, हलिद्दा बन गया। भोजपुरी और इधर नॉर्थ इंडिया में हरदी बोलते हैं, हरदी, र के साथ भी बोलते हैं। और हलदी या हल्दी ल के साथ भी बोलते हैं, क्योंकि ल र में भी इंटरचेंजेबिलिटी है, दोनों एक दूसरे की जगह परिवर्तित होते रहते हैं। आ जाते हैं हम लोग स्लाइड पे। तो र का ल हो जाता है प्राकृत में। अब र को हमने रकार क्यों नहीं कहा, क्योंकि संस्कृत में बाकी सभी वर्णों के साथ तो कार प्रत्यय जुड़ता है, ककार, गकार, अकार, लेकिन र के साथ कार प्रत्यय नहीं जुड़ता। यहाँ इफ प्रत्यय जुड़ करके रेफ, र को रकार नहीं बोलते, रेफ बोलते हैं हमेशा। रेफ मतलब र। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा है ना, असंयुक्त रेफ का लकार होता है, तो रेफ का मतलब होता है र। रेफ, र को रकार नहीं बोलते, रेफ बोलते हैं। ठीक है, तो हरिद्रा बन गया हलिद्दा, चरण बन गया चलनो। ऐसे मुखरा, मुखरा क्या बनेगा बताइए, आप सोचिए क्या बनेगा मुखरा। मुखरा क्या बनेगा, आ रहा समझ कुछ। पहले मुखरा में वर्तमान नियम से क्या होगा, र को ल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुख लह। और अंतिम विसर्ग वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुख लो। और जो हमने दूसरा नियम पढ़ा था, अनादि असंयुक्त ख घ थ ध भ का ह होता है, तो ह हो जाएगा, ख को ह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुह रो, मुखर बन जाएगा मुहर रो।
ठीक है। हरिद्रा हलिद्रा मुखर मुहलो चरण चलणो। और एक उदाहरण देख लीजिए, वरुण। वरुण में भी र है क्या है, उस र को वर्तमान असंयुक्त र है, असंयुक्त र है तो उस र को वर्तमान नियम से हो जाएगा ल, तो क्या हो जाएगा वलु ड़ह। और अंतिम विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा वलुणो, वरुण वलुणो, मुखर मुहलो, हरिद्रा हलिदा, चरण चलणो। इस प्रकार से प्राकृत में असंयुक्त रेफ का ल हो जाता है। अर्थात रेफ यदि किसी व्यंजन वर्ण से संयुक्त नहीं है, र का किसी अन्य व्यंजन वर्ण से संयोग नहीं है, तो उसको उसका ल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हमने य का और र का भी परिवर्तन जान लिया। य आदि में रहे तो ज बन जाता है, र कहीं पर भी रहे लेकिन केवल वह किसी से संयुक्त न हो तो उसका ल हो जाता है। अब हम आते हैं उसके आगे स का, जो हमने बार बार पढ़ लिया है, बस उसको रिवाइज एक नजर से देख रहे हैं, क्योंकि तालब पे श होता नहीं प्राकृत में, तो उस तालब पे श की जगह क्या हो जाता है दंत स। वो तालब पे श के आगे मैंने लिखा सर्वत्र। ये सर्वत्र का मीनिंग है कि सभी जगह, आदि में, मध्य में, लास्ट में, कहीं भी ये श हो तालब पे श, तो वो दंत स बन जाता है। ठीक है, कहीं भी तालब पे श हो तो वह दंत स बन जाता है प्राकृत में। तो प्राकृत में श के जगह स होता है। उदाहरण देखते हैं हम, होगा क्या इसमें श स बन जाएगा। उदाहरण है शब्द, शब्द में स है ना, आदि में ये श है। सर्वत्र कहने का मतलब है आदि में हो या अनादि में हो, कहीं पर भी हो। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह श को स होता है। तो शब्द में आदि में श है, उसको इस वर्तमान नियम से हो गया दंत स। और जो ये जो ब और द का संयोग है डबल द में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है हम सीखेंगे। विसर्ग ओ हो जाता है तो हो गया सद्दो। अब देखिए आप लोगों को अभी तक स्पष्ट हो गया होगा, जब हम बात कर रहे थे प्रारंभ में कि अ का आ होता है, बाकी परिवर्तन हम नहीं बता रहे थे तो आप परेशान हो रहे थे बाकी परिवर्तन कैसे हो गया। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमने स्वर परिवर्तन पढ़े वो बार बार आ रहे हैं, तो उनको हम जान लिया, नए परिवर्तन को अभी जान रहे हैं, और जो शेष परिवर्तन हम आगे जान जाएंगे। तो कुछ और क्लासों में हम सारे परिवर्तनों को जान जाएंगे। तो कोई भी शब्द मिले उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं या क्या परिवर्तन है, उस शब्द का मीनिंग क्या है, उस शब्द कैसे बना, ये सब हम व्याख्यायित कर सकते हैं। तो शब्द सद्दो बन गया, कैसे बन गया, आदि स में परिवर्तित हो गया और अंत में जो विसर्ग है ओ बन गया, तो शब्द हो गया सद्दो। ऐसे ही है कुशः, कुशः में भी श है ना, इस स को वर्तमान नियम से क्या हो जाएगा दंत स हो जाएगा, तो क्या बनेगा कुशो, विसर्ग ओ बन जाएगा, तो कुशः कुशो हो जाएगा। वंशः, वंशः क्या होगा वंशो हो जाएगा, इसमें श है वो स में परिवर्तित हो जाएगा, वंशा वंशो हो जाएगा। शब्द सद्दो हो जाएगा, कुशः कुशो हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, दश, दश शब्द है, संस्कृत में दशा बोलते हैं, और इसी को हिंदी और प्राकृत में क्या बोलते हैं दस, दस स बन जाता है। ये जो प्राकृत में दस है वही वर्तमान में हिंदी में भी प्रयोग होता है। संस्कृत वाला दशा नहीं यूज होता, स यूज नहीं होता, स का प्रयोग नहीं होता दस के लिए। ठीक है, जो हमने ये बात हम पहले से जानते आ रहे हैं कि प्राकृत में तालव्य षकार सामान्य रूप से नहीं होता है, तो उसके जगह दंत सा होता है। तो उसके लिए हमने उदाहरण देख लिए कि कहीं पर भी वो श हो, शब्द के आदि में हो, मध्य में हो अथवा अंत में हो, उसका दंत स बन ही जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए एक और श होता है ना, कौन सा है वो? मूर्धन्य षकार। सर्व मूर्धन्य सकार भी कहीं पर भी हो, सर्वत्र हो, उसको भी दंत सकार में परिवर्तन हो जाता है उसका भी। अर्थात मूर्धन्य श के जगह पे भी स का ही प्रयोग होता है प्राकृत में। उदाहरण देखते हैं, निकषः, निकषः का मतलब होता है पास, पास में। तो निकषः, निकषः में भी श है ना, इस स को क्या हो जाएगा स में परिवर्तन, और अंतिम विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा ओ में, तो हो जाएगा निहसो। ये जो क है, जो हम एक नियम पढ़े क का,
लोप होता है, मध्य में यदि अनादि या संयुक्त क हो तो उसका लोप होना चाहिए, उसका लोप होता है, लेकिन यहाँ लोप ना होकर के उसको ह हो गया है, ये क का विशेष परिवर्तन है। अभी हम सीखेंगे कुछ शब्दों में क को ह भी हो जाता है, वो हम सीखेंगे। सामान्य परिवर्तन होता है तो क का लोप हो जाता है और यहाँ शब्द होता निह सो, लेकिन नि असो नियसो रूप होता, लेकिन ये निकषः में विशेष परिवर्तन है, क को ह हो गया है, वर्तमान नियम से श को स हो गया है और विसर्ग ओ, और आदि जो न है उसको ण हमने नहीं किया है, यदि ण करेंगे तो क्या हो जाएगा णी हसो, यहाँ न किया है इसलिए निह सो। शेषः, अब शेषा में देखिए दोनों स है ना, जो हमने पहले पढ़ा, तालव्य श भी और मूर्धन्य श भी, इन दोनों श के जगह पे दंत स हो गया, तो हो गया से सो और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, तो शेषः शेषो, निकषः निहसो। ऐसा शब्द है कषायः, कषाय में भी श है, वो क्या बन जाएगा स बन जाएगा, और रूप क्या होगा कसा ओ, अंतिम य जो है उसका लोप हो जाएगा, किस नियम से, जो हमने प्रारंभ में पढ़ा है, क ग च ज त द प य व, यह उसमें आता है, तो यह का लोप हो गया और अंतिम विसर्ग ओ हो गया, तो हो गया कसा ओ, शेषः शेषो, निकषः निहसो। एक और उदाहरण देख लीजिए, षण्डः, षण्ड में भी श है, आदि है अनादि है, कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, श को स हो गए, तो ये स को स हो गया और अंतिम विसर्ग ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा संडो, षण्डः संडो। ठीक है, तो निकषः निहसो, शेषः शेषो, कषायः कषाओ, संडः संडो। इस प्रकार हमने देखा श हो या श हो, दोनों के जगह पर दंत स का प्रयोग होता है प्राकृत में, वो कहीं पर भी हो, आदि में हो अनादि में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है श श श की बात हो गई, तो अब आती है ह का क्या परिवर्तन होता है प्राकृत में। तो सामान्य रूप से ह का कोई परिवर्तन नहीं होता, ह ही रहता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अनुस्वार के बाद यदि हकार हो, अनुस्वार है उसके बाद ह है, तो उस ह को ख हो जाता है, वो भी विकल्प से, हमेशा नहीं होता, एक बार घ वाला भी रूप प्रयुक्त होता है और ह वाला भी। तो ये कब होगा, यदि अनुस्वार के बाद ह है, तो इसका प्रवृत्ति भी वर्तमान में आपको बहुत दिखाई देता है, मैं अभी बताऊंगा। तो अनुस्वार के बाद यदि हकार हो तो उसको घकार हो जाता है, वो भी कैसे, विकल्प से। उदाहरण है सिंह, सिंह, सिंह में क्या है, अनुस्वार है ना सी में, अनुस्वार के बाद ह है, उस ह को वर्तमान नियम से क्या हो जाएगा घ, तो क्या हो जाएगा सिंह, और अंतिम विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंहो। तो आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अभी वर्तमान में लिखते तो यही है, किसी के टाइटल में जैसे मनमोहन सिंह, तो ये लिखते तो ह है लेकिन बोलते घ है, राजदीप सिंह, मोहन सिंह, बोलते घ है और लिखते हाँ है। घ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोलने की सामान्य प्रवृत्ति है, प्राकृत भाषा की सामान्य प्रकृति है कि अनुस्वार के बाद यदि हम ह बोलते हैं तो उसका बोलना ख जैसा हो जाता है। प्राकृत में लिखते भी घ है और बोलते भी घ है, लेकिन हिंदी इत्यादि में लिखते ये हैं सिंह और बोलते हैं सिंह। क्या नाम है आपका, तो मनोहर सिंह है क्या, वो लिखते क्या है सिंह और बोलते हैं सिंह। ठीक है, तो ये कैसे क्यों हुआ, क्योंकि अनुस्वार के बाद यदि हकार हो तो उसको घ में परिवर्तन हो जाता है विकल्प से। ऐसे ही है संहार, संहार में भी सन में अनुस्वार है उसके बाद ह है, तो संहार को क्या बोलते हैं संहार, कि आपका संहार कर दूंगा, होता है क्या संहार, संहार संहारो, जो ह है वो घ में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार हमने जाना हकार का बस एक यही विशेष परिवर्तन होता है, बाकी अन्य परिवर्तन नहीं होते। तो इस प्रकार से बाकी हमेशा ह ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने जाना कि अनुस्वार के बाद यदि हकार है तो उसको घकार हो जाता है विकल्प से। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से हमने व्यंजन वर्णों के सभी परिवर्तनों को जान लिया। इस प्रकार से हमने व्यंजन वर्ण के सभी परिवर्तनों को जान लिया। अब हम
एक बार ध्यान दे लेते हैं वो कौन कौन से परिवर्तन हमने देखे। आप अपना अटेंडेंस दे सकते हैं और प्रश्न के लिए हैंड रेज कर सकते हैं, तब तक मैं रिवाइज कर देता हूं। हमने प्रारंभ से सीखा कि क ग च ज त द प य व यदि ये असंयुक्त अनादि है तो इनका लोप हो जाता है। ख घ थ ध भ और फ यदि ये असंयुक्त और अनादि है तो इनका लोप हो जाता है। ट यदि असंयुक्त अनादि है तो वो ड में परिवर्तित हो जाता है। ड असंयुक्त अनादि है तो वो ल में परिवर्तित होता है। ठ असंयुक्त अनादि है तो वो ढ में परिवर्तित होता है। ढ छ और झ का कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो असंयुक्त अनादि प्राप्त नहीं होते। न असंयुक्त अनादि है तो ण में परिवर्तित होता है और आदि में है तो विकल्प से ण होता है। श और श कहीं पर भी हो तो उसका दंत सकार हो जाता है। र का कहीं कुछ शब्दों में ल में परिवर्तित हो जाता है और शब्द के आदि में यदि य है तो वो ज में परिवर्तित होता है और अनुस्वार के बाद ह है तो घ में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से हमने व्यंजन वर्णों के सामान्य परिवर्तन को जान लिए। अगली कक्षाओं में हम विशेष परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। आपके लिए इन छुट्टियों में कार्य होगा कि जितने भी हमने परिवर्तन पढ़े उन परिवर्तनों के आधार पर जितने भी शब्द आपके पास उपस्थित हैं उन शब्दों का आप विश्लेषण करें, पूरे डिटेल में लिखे कि इस शब्द में ये परिवर्तन इस नियम से ऐसे ऐसे हुआ। परिवर्तन लिखते हो तो आप नियम को भी लिखिए। यदि आप नियम को लिखते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में वो नियम याद हो जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैं बात अपनी पूर्ण करता हूँ। अब प्रश्न ले सकते हैं व्योम जी। जी धन्यवाद। दो केवल सूचनाएं हैं। आज हमारा दिवाली के पूर्व का अंतिम कक्षा है। इसके बाद 20वीं तारीख से पुनः कक्षाएं शुरू होंगी। और दूसरी बात यह है कि क्विज आपको कल दी जाएगी और आपको पर्याप्त रविवार रात तक का समय दिया जाएगा। तब तक आप केवल 10 क्वेश्चन की क्विज हमारी हर सप्ताह में होती है उसी तरह आपको भरकर हमें भेजनी होगी। तो अब महोदय एक प्रश्न था कि आपने जब नयनम वाला दिखाया तो उसमें शायद जी, नयनो है, तो उसमें लिंग का व्यतिरेक होता है या अ, अच्छा अच्छा, दोनों दोनों प्रयोग होते हैं, दोनों प्रयोग नैनम नैनो दोनों प्रयोग होते हैं। जी धन्यवाद। मतलब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों प्रयोग मिलता है। जी वैसे करेक्ट कर लूंगा। और जी, जी विनोद जी आपका प्रश्न पूछिए। सर मेरा भी यही प्रश्न था कि नैनम में नैनो क्यों हुआ? हाँ क्योंकि मैंने गलत लिख अनुस्वार तो है नहीं, वो क्यों हुआ? हाँ हाँ, वहां मैंने गलत लिख दिया होगा। कारण ये है कि दोनों प्रयोग मिलते हैं, पुल्लिंग वाले भी नहीं, नपुंसकलिंग उसमें वाले। अनुस्वार तो है नहीं नैनम में। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से स्लाइड ना। मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। जी अभी दिख रहा है। जी हाँ, अभी ठीक है। तो अब ठीक किया आपने, ठीक है, अब हाँ सही है। हाँ, पहले आपने लेकिन नैनो किया हुआ था सर। जी जी मुझे पता है क्योंकि वो नैनो प्रयोग भी मिलता है। नयना प्राकृत में नैनम का नयनम भी और नैनो भी, ये दोनों प्रयोग मिलते हैं। लेकिन सामान्य रूप से आप यहाँ नयनम से जब परिवर्तित कर रहे हैं तो नयनम ही होगा, नयनो नहीं होगा। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी नवीन जी अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछिए। जयजिंदर सर। जय जिनेन्द्र, आपने खुद को म्यूट कर लिया। नवीन नवीन जी अनम्यूट होइए और प्रश्न पूछिए। हेलो। जी 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 हाँ जी। सर, आवाज आ रही है सर? जी हाँ जी जी आ रही। सर एक तो नेनिंग वाला था, वो तो सबने पूछ लिया है। जी और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, ये इसमें संडे लिखा है आपने, संडो लिखा है ना? जी। इसमें सर जो डा डा का लकार रूप में परिवर्तन नहीं होगा सर? हाँ नहीं होगा, इसलिए नवीन जी क्योंकि वो ड जो है वो असंयुक्त नहीं है। वो ड से संयुक्त है ना, उसमें ड जी ड जी का जी। संयोग है, इसलिए उसका नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी खुशबू जी आपका प्रश्न पूछिए।
जी खुशबू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। की आवाज नहीं आ रही। हाँ सुनीता सुनीता जी, तब तक आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ जी सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो कल वाला है। थकार को जो हकार में बदला था हमने, जी 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 तो उसमें वर्ड था कथयति, जी। तो उसका हमने बनाया था कहा ई। तो हम्म। आ कहाँ गायब हो गया, क्योंकि या आ में कन्वर्ट हो जाएगा, जी तो जी उसमें आ नहीं आया। जी जी जी। वो हाँ जी। एक एक विशेष नियम है, जब हम क्रिया रूप सीखेंगे ना तो हम उसे जी जानेंगे। प्राकृत जी में संस्कृत में कथ धातु है, उसके साथ यति प्रत्यय जुड़ता है, और प्राकृत में केवल ई जुड़ता है। वास्तव में जी संस्कृत में यति नहीं जुड़ता, वहाँ कई प्रोसेस हैं, उनको एक साथ आप देखेंगे तो यति जुड़ता है, और प्राकृत में केवल ई जुड़ता है। इसलिए वो जी। यति दिखता है, इधर ई दिखता है। वो जब हम क्रिया रूप सीखेंगे ना तब जान जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वहाँ सर, सामान्य वर्ण थैंक यू। परिवर्तन नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। जी आपका प्रश्न पूछिए। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। खुशबू सोनिया जी जी आपकी आप। आवाज नहीं आ रही। सोनिया जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। अंजू जी आपका प्रश्न पूछिए, आप देखिए कैसे हो सकता है, रिज्वाइन करके प्रयत्न कीजिए खुशबू जी और सोनिया जी। जी जय अंजू जी। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र अंजू जी। सर र के परिवर्तन में जी पुरुष में तो एक पर्टिकुलर सूत्र लगा है जिससे र का परिवर्तन नहीं हुआ, पर बधिरा में क्यों नहीं किसमें? हुआ र का परिवर्तन? मदिरा में। बधिर, बदिर। बधिर बधिर, हाँ बहिरो। हाँ जी। हाँ हाँ। तो हमने जाना है कि सर्वत्र ये नहीं होगा। मैंने कहा था ना, र का जो परिवर्तन है पर्टिकुलर कुछ शब्दों में ही होता है। वो शब्दों का एक ग्रुप है जिसको हरिद्रादिक ग्रुप कहते हैं, हेमचंद्राचार्य। वो 10 15 20 शब्द ही हैं जिनमें र को ल होता है, सभी शब्दों में नहीं होता है। तो 10 20 जो शब्द हैं उनको आपको दिखा देंगे। उनके अतिरिक्त भी कहा जाता है कि किन्हीं किन्हीं शब्दों में मिलता है, प्रायः नहीं मिलता। मतलब सर्वत्र ऐसा नहीं होगा कि र ल ही बनेगा। ठीक है, र र रूप में भी रह सकता है। अच्छा सर आपने, ठीक है सर, आपने जितने भी परिवर्तन बताए, जैसे ट का डो बताया, थ का ह बताया, इनके अलावा इनके और भी परिवर्तन हैं, जैसे सूत्रों में तो आए हुए हैं और परिवर्तन, तो जी वो जी आप बाद में बताएंगे? जी जी। और भी परिवर्तन है, हम अभी केवल सामान्य परिवर्तन देख रहे हैं। और जो परिवर्तन है वो विशेष परिवर्तन है, पर्टिकुलर कुछ शब्दों के लिए, तो उनको हम अभी करेंगे बात। ठीक है, थैंक यू सर। जी रेणु जी आपका प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। जय चिन्ह। सर मेरा भी यही प्रश्न था कि जैसे अभी संहार लिखा तो इधर र र का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और पीछे भी काफी शब्द ऐसे आए हैं जी जिसमें जी र का जी। कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ रेणु जी, हम शुरू से ऐसी बातें करते आ रहे हैं ना कि कुछ परिवर्तन ऐसा नहीं है कि यदि क का लोप हो रहा है तो हमेशा लोप ही होगा। यदि ख का ह हो रहा है तो हमेशा ह ही होगा। यदि ट को ड बन रहा है तो हमेशा ड ही होगा। ट ट रूप में भी रह सकता है, र रूप में भी रह सकता है। जहां जी ल सर। हुआ है वहां पे हम ये जानते हैं कि यहाँ र का ल हुआ है। ठीक है। तो सर हम हमें अगर हम मान लो र का ल कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा ना फिर? नहीं, गलत नहीं होगा। यदि जहां र का ल है ना, जब आप साहित्य पढ़ेंगी तो आपको ल मिलेगा, तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि यही कुछ शब्द हैं जिनमें र को ल होता है, बाकी जगह र को र ही लिखा है। जी सर, जी। थैंक यू सर। जी सोनिया जी आपका प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। जय चिनेन्द्र। सर नईति है ना इसमें, जी। तो इसमें ना हमें एक ही मात्रा क्यों लगाई, नहीं क्यों बनाया सर? हाँ, यदि भाषा विज्ञान के आधार पे देखेंगे, अभी ये क्रिया रूप है। क्रिया रूप के विशेष नियम हम बाद में सीखेंगे। सामान्य रूप से आपसे बता दूं तो भाषा विज्ञान के अनुसार क्या होता है, नायति है, ना हुआ, ती हाँ ई जी। में बदल गया तो क्या हो जाएगा, ना या ई ना। जो य हाँ है, जी। य का यदि आप यण संधि कभी पढ़ा होगा तो ई का ही य बनता है। तो य ई में कन्वर्ट हो गया भाषा विज्ञान के अनुसार, और एक फिर बार अ वर्ड ई छेद मिलकर। करके दिखा दीजिए सर इसका। छोड़ दीजिए इसको, अभी आप समझिए ही नहीं, क्योंकि ये आपके ठीक लिए है। कंफ्यूजन हो जाएगा। ये भाषा विज्ञान के आधार पे जब क्रिया रूप आएगा ना नैति का, तो नई हाँ कैसे जी। बन गया वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है।
जी निकुंज जी, अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार गुरु जी। जी नमस्ते। आ, जब सूचना दे रहे थे अंतिम में क्लास कब अवकाश है और छुट्टी है, वो पूरा सुनने को रह गया क्योंकि कॉल आया बाद में कट गया मेरा, तो मैं फिर से। कोई बात नहीं, ग्रुप में आप हैं, वहां सूचना फिर मिल जाएगी। मिल आज जाएगी के आपको। बाद से अवकाश है, 20 से फिर क्लास शुरू होगा। धन्यवाद। जी संजीव जी, आपका प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर ये कई जगह आपने बोला है कि विकल्प के रूप में परिवर्तित हुए, तो इसका जी, क्या मतलब विकल्प रूप में? विकल्प बोलते हैं एक बार होने और एक बार ना होने को। जैसे हम कहेंगे क का विकल्प, अर्थात जैसे हम कहें क को ग होता है लेकिन विकल्प से, मतलब क को एक बार ग होगा, एक बार नहीं होगा, अर्थात दोनों रूप मिलेंगे, क के ग होने वाले भी और क के ग ना होने वाले भी। तो हमने किया ना इधर, ना को ण होता है विकल्प से, तो हमने हम्म। ना को ण करेंगे तो हो जाएगा णई, और ना को ण नहीं करेंगे तो हो जाएगा नई। दोनों रूप मिलेंगे। विकल्प का मतलब होता है एक बार होना और एक बार नहीं होना। ठीक, थैंक यू सर। जी लता जी, आपका प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहुत जी। अच्छा। मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया वामन का बामन, आपने बोला, जी तो वहां पर जो रूल बताया था तो वो अनादि असंयुक्त है, ये तो आदि है ना, तो कैसे होगा? हाँ, प्राकृत में वामन को बामन नहीं बोलते, बामन को वामन नहीं बोलते, वामन शब्द नहीं है संस्कृत में। मैं ये आधुनिक भाषाओं के लिए बता रहा था कि हम आधुनिक भाषाओं में बामन वामन ऐसा बोल देते हैं क्योंकि व ब में इंटरचेंजेबिलिटी है, इसलिए। अच्छा, तो प्राकृत रूल में नहीं नहीं है। है ऐसा। हाँ, प्राकृत के लिए वो बात नहीं बता रहा था। जी ओके सॉरी। और दूसरा, ये विकल्प और विशेष वो दो अलग चीजें हैं। विकल्प में हाँ दोनों हो सकते हैं और विशेष में पर्टिकुलर वही वर्ड के लिए ही होगा। हाँ, विशेष हम कहते हैं एडवांस रूल, मान लीजिए एडवांस इसके लिए, पर्टिकुलर इसके लिए। और विकल्प का मतलब होता है एक ही चीज का होना ना हो। ना होना। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। जी जी कोमल जी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम। जी प्रणाम। आपने रेफ प्रकार का बात हुआ तो असंयुक्त रेफ का ल में परिवर्तन होता है, जी तो अनादि हो या आदि हो, कहीं पे भी रेफ जी रेफ का परिवर्तन ल में हो जाएगा। जी जी, वो पर्टिकुलर कुछ ही शब्दों में होते हैं, वो शब्दों की लिस्ट भी मैं भेज दूंगा आपको। जी, वो आदि अनादि से उसमें कोई अंतर नहीं। जय जिनेन्द्र सर। अच्छा, धन्यवाद। जी जय जिनेन्द्र। सर थर्ड क्विज का रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है। आप मैं आपको व्योम जी को भेजा मैसेज था। कीजिए। हाँ जी जी। आपको शायद मैंने भेजा था। नहीं हम सर, व्हाट्सएप पर आप बात करते हैं जी। अभी कक्षा के संबंधी प्रश्न हो तो अभी पूछिए, ताकि सर सभी का वो समय क्वेश्चन तो व्यर्थ ना भेजे हो। थे मैंने आपको, आपने क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया, व्हाट्सएप पे किए। चलिए पम्मी जी, आप प्रश्न ले लीजिए। फिर- इनका निदान करिएगा व्योम जी, सुमन जी का। जी 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 जय जिनेन्द्र। जय मेरा जिनेन्द्र। क्वेश्चन है नैनम। जी नैनम में जो आदि न है जी, उसका हो सकता है या अपने बोलने में, लाइक यूज करने में, रोज की भाषा यूज करने में न नहीं होता? नहीं, आप कर सकते हैं, ण या णम भी बोल सकते हैं, न अणम भी बोल सकते हैं। अच्छा। कारण क्या है, प्राकृत में ये नियम है कि ये सारी चीजें ना, जो भी हम नियम बोल रहे हैं, इन सबका विकल्प या सबका ना होना आपके ऊपर निर्भर होता है। आपके ऊपर मतलब जो प्राकृत के भाषी तब थे, भाषा। हम लोग के ऊपर नहीं। ओके, क्योंकि उन्हें जो बोलने में इजी लगा वो उन्होंने किया। बोल लिया। जैसे सो ना भाषा को के ना लिए। बोलने में इजी लगा तो ना बोले, जब ना को ना बोलना इजी लगा तो ना बोले। अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम कर देंगे तो पहला जो टेक्स्ट है उसको समझना और कठिन हो जाएगा। ओके ओके, ऑल राइट, थैंक यू। जी खुशबू जी, आपका प्रश्न पूछिए। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी ओके। एक जो क्वेश्चन है सर, जो आपने पहले बताया था कि ढ छ झ वर्ण, जी इनका परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ये असंयुक्त अनादि में मिलते ही नहीं है। जी, उपझायाणम जैसे है उसमें झ वर्ण, उसमें उसमें अकेला झ नहीं है, वहां ज के साथ झ है, देखिए उपझायाणम। अच्छा, संयुक्त है वो। संयुक्त है। ये तीनों हमें असंयुक्त मिलेंगी नहीं। नहीं मिलेंगे।
आप एक बार कोर्स देखिएगा, यदि मिले तो बताइएगा मुझे भी। इसलिए मैंने प्रायः शब्द जोड़ा है कि क्या पता कहीं मिल जाए तो आप लोग मेरा गला ना पकड़े। जी और एक और सर आपने बताया था जो रेफ है शब्द, जी। वो र ही बोला गया है, उसको र ही हाँ, बोलते हैं, बट र को हाँ 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 हमने बोलिए। पर हिंदी में इसको पढ़ा है कि ये रेफ का मतलब रेफ की मात्रा होती है। जैसे हरिद्रा में द के साथ जो है वो रेफ की मात्रा, वो सॉरी पदेन की मात्रा है, बट रेफ की मात्रा होती है, तो ये रेफ। रेफ मतलब र, जैसे हम आकार का मतलब क्या समझते थे अ, हाँ, ककार का मतलब क, वैसे रेफ मतलब र। रेफ के र के लिए हम रकार नहीं कहते, ये बस बताना उद्देश्य था। ठीक है। और विकल्प समझ आ गया, पहले नहीं आया था, बट विकल्प में जैसे आपने बोला कि हमारी मर्जी है कि न बोले या न बोले। हाँ, हमारी मर्जी मतलब उस भाषा के भाषियों के मर्जी। अच्छा जैसे वो। आपका विकल्प है, जैसे आप कह दें कि चावल भी खा सकते हो रोटी भी खा सकते हो, तो ये विकल्प है, दोनों में से कोई भी खा सकते हैं। अच्छा विकल्प, जी। ठीक। तो एक लास्ट हो रहा है कि नमोकार होता है या अडमोकार होता है? उसमें तो विकल्प है ना, वही तो विकल्प है कि नमोकार भी बोल सकते हैं, नमोकार भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है, तो ये आपके बोलने की प्रवृत्ति में है। अब पर उन्होंने ही बोला था ये चीज कि उन दोनों ही मतलब वो यूज करते थे। हाँ हाँ, हेमचंद्राचार्य ने ही बोला है और ये परंपरा में ही है न न बोलना। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी दिनेश जी, आपका प्रश्न पूछिए। जी जय जिनेन्द्र जी। शायद एक त्रुटि हुई है या मेरे समझने में गलती है। तो हरिद्रा शब्द है, आपके सामने मंडलों हो रहा है। जी जी उस बोलिए। हरिद्रा का हलिद्दी लिखा आपने, शायद हलिद्दा होना चाहिए था। अच्छा हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, हलिद्दा होता है, मैंने बाद में हलिद्दा लिखा होगा यदि वर्ड में लिखा सुना होगा तो तो। आपने हलिद्दा ही था, पर जी, शायद टाइपिंग में वो है तो आप कर पीपीटी दीजिए। में हलिद्दी लिखा है, हाँ ठीक है, मैं करेक्ट कर लूंगा उसे। थैंक यू सो मच। जी लता जी। सॉरी, एक पूछना भूल गया, ये दीपावली का क्या होता है? अभी शुभ 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 दीपावली कैसे बोलते हैं? शुभ दीपावली, का शुभ, हाँ। शुभ का दीप सो बोल दिया, अब आप करिए वर्ण परिवर्तन, हाँ, दीपावली, प को आप क्या दीआवल करेंगे, लोप कर दीवा देंगे तो क्या हो जाएगा, दी आ वली। व का भी लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दी आ अली। हाँ, ये बोलना और कठिन हो जाएगा, इसलिए आप बोलिए दी आ वली। ठीक है। दीआवल, ओके, थैंक यू। और दी शुभ आ दीपावली। वली में ही दी आ वली जो है ना, वही दिवाली बन गई है। हाँ, ओके, जी थैंक जी यू। जय सोनिया जिनेन्द्र जी। सर, अभी आ रही है सर मेरी आवाज? जी जी जी। बोलिए। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था, पीवीटी में आपने वो जो हलिदा था, आपने बार बार उसको बोला था दा, लेकिन वो अच्छा लिखने में दी था। मैं ठीक, इसीलिए लास्ट तक ये अभी वेट कर रही थी ठीक है, कि ठीक है, वो कंफर्म अब कर करेक्ट हो दिए। गया और ना, सर ठीक। आप जब एक बार वो हर बार बोलते एक निमिष, वो मतलब 1 मिनट का निमिष, कैसे उसका भी चेंज अभी आएगा? अच्छा, वो प्राकृत नहीं है, वो मेरे संस्कृत का प्रभाव है, मैं मिनट को निमेष बोल देता हूँ, तो वो ओके प्राकृत नहीं है, उसको लिए जैसे आप कोई शब्द बोल देना तो अपने एक निमेष मतलब 1 मिनट, ये कहना चाहता हूँ। ओके 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 सर, थैंक यू। जी सुनैना जय जी। जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र जी। मुझे तो सर आज एक तो रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आज क्लास ना नेटवर्क इशू की वजह से अटेंड नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। जी तो वो कब तक रिकॉर्डिंग मुझे अवेलेबल हो जाएगी ग्रुप में? हाँ एक हो तो ये जाएगी। वस्तुतः पूछना था, इसमें मतलब वस्तुतः कितने आज की क्लास को जल्दी। रिकॉर्ड कोई टेक्निकल इश्यू हुआ था, उसके कारण हम प्रयत्न करेंगे जितना हो सके उतना जल्दी हम कल शाम तक अवेलेबल कर देंगे। कोई जल्दी, टेक्निकल इश्यू है जिसके कारण नहीं अच्छा हो कल पाया शाम था। तक। जी जी। अभी तो ओके सर। कक्षा है और नहीं, एक इसलिए सेकेंड दूसरी सर, तक मुझे आपके अभी पास समय है। हाँ जी। जी। सर एक पूछना था, अभी तक मुझे अटेंडेंस नहीं क्लियर हो रही। शुरू में तो आपने चैट में ही करवाई थी अटेंडेंस, आज मैं देख रही हूँ कि सब ग्रुप में भेज रहे हैं, तो क्या कुछ आपने बताया नहीं नहीं, कि ग्रुप कहाँ में भेजनी जो है भेज रहे हैं अटेंडेंस उनकी हम आज की? अटेंडेंस नहीं गिनते, हम केवल जो जूम की चैट पर भेज रहे हैं उन्हीं की अटेंडेंस गिनते हैं। हाँ जी, आज सुरेंद्र जी ग्रुप अपना में से। प्रश्न रखिए। सुरेंद्र जी। हाँ, जय जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। ये आपने नैनम का नैनो किया है, जी, नयनम। और नैणम ही होगा ना, वो वहां मिस्टेक था। ठीक है।
जी। हमारा अब इतना ही आज प्रश्न है। जी ठीक है, आज के प्रश्न समाप्त हो गए। तो हम पुनः मिलते हैं दिवाली के बाद। आप लोग को पुनः दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। कल तो धनतेरस है, तो कल खूब धन खर्च कीजिए और धनतेरस को मनाइए, पुनः दिवाली मनाइए। जिनके यहाँ छठ पर्व होता है वो छठ मनाए। छठ के बाद हम लोग मिलते हैं 20 या 21 तारीख से। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। तब तक आप अभ्यास कीजिएगा, भूल मत जाइएगा पूरा पाठ। जी।